मैं डॉक्टर रश्मि वशिष्ठ, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। बच्चों, अभी हम मनु के बारे में जान रहे हैं। कल हमने अपनी क्लास में मनु क्या है, मनुस्मृति का काल क्या है, मनु का काल क्या है, इन सब के बारे में हमने जाना और समझा। आज हम पढ़ेंगे कि मनु की सामाजिक व्यवस्था या मनु का समाज दर्शन क्या है। मनुस्मृति अपने राज दर्शन की तुलना में अपने समाज दर्शन के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। यद्यपि वर्तमान काल में मनुस्मृति की समाज व्यवस्था अत्यंत विवादास्पद है, किंतु अतीत काल में इसे भारतीय समाज व्यवस्था का मुख्य आधार माना जाता था। तो मनु की जो सामाजिक व्यवस्था है उसकी अपनी कुछ विशेषताएं हैं जिन्हें हम पढ़ रहे हैं और उन्हें हम समझने का प्रयास करेंगे। समाज की दैवीय उत्पत्ति एवं साव्य प्रकृति। मनु के अनुसार जब राज्य नहीं था तो संसार में सर्वत्र अराजकता, भय एवं मत्स्य न्याय था। इस दुखद स्थिति से मुक्ति दिलाने के लिए ईश्वर ने राजा की उत्पत्ति की है। राज की उत्पत्ति दैवीय है, अतः इसके साथ ही स्थापित होने वाले समाज एवं उसकी व्यवस्था का आधार भी दैवीय है। अन्यंत्र मनु ने समाज के विभिन्न वर्णों की उत्पत्ति भी दैवीय बताई है। मनुस्मृति ने संपूर्ण सृष्टि की रचना के बारे में सावयव सिद्धांत को स्वीकार किया है, अर्थात मनु राजा के दैवीय सिद्धांत को स्वीकार करता है और उसी के आधार पर उसकी उत्पत्ति को मानता है। मनुस्मृति के विवरण से हमें यह पता चलता है कि रचना एवं संगठन की दृष्टि से समाज रूपी शरीर के 4 वर्ण ही उसके 4 अंग हैं और इन अंगों में अनुरूपता एवं निर्भरता पाई जाती है आपस के अंदर। तो समाज व्यवस्था का जो आधार था धर्म एवं राज्य। मनु ने अपने समाज व्यवस्था के स्थायित्व एवं कुशल संचालन के लिए विभिन्न नैतिक नियम, मूल्यों, विधियों को आवश्यक माना है और मनु ने संयुक्त रूप में धर्म कहा है इन सबको। तो समाज की जो साव्य प्रकृति के अनुसार ही मनु ने धर्म के 2 प्रकार बताए हैं, एक सामान्य धर्म और दूसरा विशिष्ट धर्म। जहाँ सामान्य धर्म रूपी शरीर से संबंधित है, समाज रूपी संपूर्ण शरीर से संबंधित है, वहीं पर विशिष्ट धर्म इस समाज शरीर के वर्ण, जाति, कुल, ग्राम आदि विशिष्ट जो अंग हैं उन सब से ये संबंधित है। समाज की जो वर्ण व्यवस्था है वो भी मनु के सामाजिक व्यवस्था में है और सूत्र का संगठन जो है वो वर्ण व्यवस्था ही है। 4 वर्णों की उत्पत्ति मनु दैवीय मानता है, दैवीय उत्पत्ति है, उसी के अनुसार वह उनके कर्म और कर्तव्य निर्धारित करता है। उसका मानना है कि 4 वर्णों की उत्पत्ति ब्रह्मा के विभिन्न अंगों से हुई है और इसीलिए इनका अपना विभिन्न महत्व है। मनुस्मृति के अनुसार वर्ण ब्राह्मण का स्वधर्म है अध्ययन व अध्यापन करना, यज्ञ करना व कराना, दान लेना और देना। क्षत्रिय धर्म के स्वधर्म में जो कर्तव्य गिनाए जाते हैं वो हैं अध्ययन करना, यज्ञ करना, दान देना, शस्त्रों को धारण करना तथा प्राणियों की रक्षा करना। और जो तीसरा जो है वो है वैश्य, वो है स्वधर्म अध्ययनरत करना और अध्ययन करना, यज्ञ करना, दान देना, पशुपालन व कृषि कर्म करना, वाणिज्य द्वारा धन कमाना। इस प्रकार से वह समाज की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मनु का जो चौथा वर्ण है वो है शूद्र और उसका धर्म गिनाया गया है मनु के द्वारा ईर्ष्या, निंदा, अभिमान आदि दोषों को छोड़कर वह उक्त तीनों वर्णों की यथासंभव और उनकी सेवा भाव से सेवा करे। वर्ण व्यवस्था में श्रम विभाजन, कार्य विशिष्टीकरण तथा अहस्तक्षेप के नियम को मनु स्वीकार करता है। उसका मानना है कि सब अपना अपना कर्म करें और किसी के कार्यों में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। और इस प्रकार वर्ण व्यवस्था में कार्य के विशिष्टीकरण का नियम लागू होता है कि सब लोग अपना अपना कर्म विशेष कुशलतापूर्वक करेंगे। मनु के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को केवल अपने वर्ण के कार्य को ही करना चाहिए और किसी के कार्य में उसे किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। वर्णानुसार व्यक्ति का स्तर, कर्तव्य और अधिकार भी मनु निश्चित करता है। इस दृष्टि से ब्राह्मण समाज का स्थान सर्वोच्च है क्योंकि समाज की बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक आवश्यकताओं की वह पूर्ति करता है तथा क्षत्रिय वर्ण जो है वो समाज के भौतिक संगठन की शक्ति पूर्वक रक्षा करता है और वैश्य वर्ण तृतीय जो है वो इसके कार्य
दोनों वर्णों की तुलना में कम महत्वपूर्ण है। ये वर्ण समाज की आर्थिक एवं भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। चौथा जो वर्ण है शूद्र, वो समाज की मात्र शारीरिक श्रम संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो इस प्रकार से मनु ने इन चारों वर्णों को वर्णन जो है मनुस्मृति में किया है और बताया है। मनु कहता है कि इन वर्णों की पारस्परिक आपस में निर्भरता है। जिस प्रकार से समाज को एक सावयव शरीर मानता है वो, और समाज को क्योंकि शरीर के सभी अंग एक दूसरे का काम करते हैं, उसी प्रकार से सावयव की रक्षा एवं कल्याण के लिए विभिन्न अंगों में पारस्परिक निर्भरता एवं सहयोग पाया जाता है। इस प्रकार समाज रूपी शरीर की रक्षा एवं अभिवृद्धि के लिए समाज के वर्ण रूपी अंगों में भी पारस्परिक निर्भरता एवं सहयोग पाया जाता है। इसके बाद मनु समाज के अंदर आश्रम व्यवस्था का भी संचालन करता है, उसके बारे में भी हमें बताता है। मनु के अनुसार आश्रम व्यवस्था धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष की प्राप्ति के साधन है और इसको पूर्ति की जानी चाहिए। वह स्वाभाविक रूप से मनुष्यों की आयु जो है वो 100 वर्ष मानता है और उसी के आधार पर चारों जो आश्रम है उनकी रचना करते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम तथा संन्यास आश्रम। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, 25 से 50 गृहस्थ और उसके बाद में वानप्रस्थ और उसके बाद में संन्यास आश्रम व्यतीत करेंगे मनुष्य। इस प्रकार की मनु व्यवस्था करता है। समाज व्यवस्थाओं में मनु स्त्रियों को स्थान क्या देता है इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। मनु ने गृहस्थ आश्रम के स्थायित्व एवं सफल संचालन के स्त्री की आधारभूत भूमि को स्वीकार किया है और उसके संपूर्ण जीवन को घर की 4 दीवारी तक सीमित माना है। उनका मानना है कि स्त्रियां की जो स्वतंत्रता है वो पूर्ण निषेध है, क्योंकि वे मानते हैं कि ब्रह्मा ने स्त्रियों के स्वभाव में कुछ ऐसे दुर्गुण और दोष उत्पन्न कर दिए हैं, अगर उन्हें स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो वे भ्रष्ट हो सकती हैं और व्यभिचार से मुक्त में लिप्त हो सकती हैं। पुरुषों का कर्तव्य है कि वे स्त्रियों का पर नियंत्रण रखें और उन्हें घर के अंदर ही काम करने के लिए रखें। वो कहते हैं कि स्त्री को बालपन में पिता, तरुणावस्था एवं वृद्धावस्था पति के अधीन रहना चाहिए और नहीं हो पति तो पुत्र के अधीन उसे रहना चाहिए। यह उल्लेखनीय है कि मनु ने विवाह के बाद पिता की संपत्ति में कन्या की जो अधिकार है उसको अधिकार को स्वीकार नहीं किया है। पुरुष के समान स्त्री भी ब्रह्मा के शरीर का अर्धभाग है, ये मनु स्वीकार करता है और वो कहता है कि वंश वृद्धि में उसका भी उतना ही महत्व जितना कि पुरुष का होता है। और स्त्री की जो घर की शोभा है, धन एवं लक्ष्मी होती है, उसका पूर्ण सम्मान एवं आदर किया जाना चाहिए। जिन परिवारों में ऐसा नहीं होता है वहाँ पर जो ईश्वर है वो उनसे रूठ जाता है और अच्छे से काम नहीं हो पाता है। पुत्री का अपनी माँ की जो संपत्ति है उस पर अधिकार होता है। धार्मिक जो कार्य होते हैं उसमें पत्नी के साथ रहना अनिवार्य रूप से उचित माना गया है और पत्नी को अपनी पत्नी अथवा पत्नी के पुत्र को बेचने का अधिकार नहीं है एक पुरुष को। इस प्रकार मनु की ये जो व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था ये है, जिसमें वर्ण व्यवस्था भी है और आश्रम व्यवस्था भी है, समाज की अन्य व्यवस्थाएं भी हैं जो किस प्रकार से कार्य करती हैं। लेकिन मनु की जो ये सामाजिक व्यवस्था है इसकी बहुत ही कटु आलोचना की जाती है आलोचकों के द्वारा। उनका मानना है कि इस यथार्थवादी समाज दर्शन नहीं है। मनु ने राजा एवं राज्य की उत्पत्ति के विवरण से ज्ञात होता है कि राज्य से पहले समाज का भी अभाव था, अर्थात राज्य की स्थापना के साथ ही सामाजिक जीवन व्यवस्था को प्रारंभ हुआ है। आधुनिक समाज शास्त्रियों का मत है कि राज्य के उदय से पहले भी आदिम समाज मौजूद था। मनु ने राज्य एवं समाज में कोई स्पष्ट अंतर नहीं किया है, जबकि यथार्थ की दृष्टि से इन दोनों में आधारभूत अंतर है। तथा जो मनु की वर्ण व्यवस्था है उसकी तो बहुत ही कटु आलोचना की जाती है। मनु ने जो 4 वर्णों की उत्पत्ति मानी है उसमें जो वास्तविक तथ्य है उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता है। मनु ने श्रम विभाजन की दृष्टि से संपूर्ण समाज को 4 वर्णों में बांटा है, लेकिन यह उचित सा प्रतीत नहीं होता है। मनु की वर्ण व्यवस्था का संपूर्ण विवरण अस्पष्ट एवं अंतर्विरोधों से युक्त है। वर्ण व्यवस्था जन्मानुसार होगी या कर्म अनुसार होगी और इनका कार्य कैसे निश्चित होगा इस सब के बारे में मनु कुछ नहीं कहते हैं। इस वर्ण व्यवस्था का उद्देश्य अनेकता में एकता की स्थापना था, किंतु इसका ऐतिहासिक परिणाम एकता में अनेकता के रूप में प्रकट हुआ है और वर्ण व्यवस्था ने भारतीय समाज में विभिन्न जातियों एवं उपजातियों को जन्म दिया जो परस्पर ईर्ष्या, विरोध एवं तनाव के माहौल में रहती हैं। इस व्यवस्था ने भारत को फूट प्रधान देश या भेदभाव प्रधान देश बना दिया है।
मनु ने विभिन्न वर्णों के व्यक्तियों का जो सामाजिक स्तर एवं अधिकार तय की हैं उन्हें बहुत अधिक अंतर है जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ऐतिहासिक दृष्टि से इन दोनों वर्णों की स्थिति तत्कालीन समाज की दो अतिवादिताओं को प्रकट करती है, ब्राह्मण की और शूद्र की। आश्रम व्यवस्था की भी आलोचना आलोचकों के द्वारा की जाती है और मनु ने स्त्री जाति के विचारों के बारे में जो कहा है उसकी भी बहुत अधिक आलोचना की जाती है, क्योंकि ऐसा कहीं भी इस मत से कोई भी सहमत नहीं है कि स्त्रियां स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने में असमर्थ होती हैं और स्वतंत्रता का सदुपयोग करने में असमर्थ होती हैं अथवा स्वतंत्रता प्राप्त स्त्रियां पथभ्रष्ट हो जाती हैं। स्त्रियों को शिक्षा एवं सामाजिक जीवन में भागीदारी से वंचित रखना अनुचित है। स्त्रियों के रूप में जनसंख्या के आधे भाग को समानता, स्वतंत्रता एवं शिक्षा के अधिकार से वंचित रखकर किसी श्रेष्ठ, गतिशील एवं विकासवान समाज की रचना नहीं की जा सकती है। इस प्रकार से मनु की जो ये सामाजिक व्यवस्था है इसकी आलोचना की जाती है। आलोचना का मुख्य आधार है उसका वर्ण व्यवस्था, और जो वर्ण व्यवस्था का कठोर विभाजन है उसे उचित नहीं माना जा सकता। व्यक्तियों के बीच असहनीय असमानता का समर्थन किया है जो ठीक नहीं है। स्त्रियों की स्वतंत्रता, शिक्षा एवं सामाजिक जीवन में जो भागीदारी उसका भी उन्होंने विरोध किया है। मनुस्मृति की समाज व्यवस्था के मूल्यांकन के बारे में ये कहना अधिक उचित होगा कि यह प्राचीन युग के एक ऐसे समाज से संबंधित है जो अपनी रचना में सरल, संगठन वाला है और अपनी प्रकृति से कृषि प्रधान, धर्म प्रधान एवं पुरुष प्रधान है। यह जो पुरुष प्रधान है, इतिहास, शास्त्र, तर्क एवं शोध की दृष्टि से इस विवाद का पर्याप्त महत्व हो सकता है कि मनुस्मृति के कौन से अंश अपनी प्रकृति से अदैविक तथा प्रशिक्षित अंश है, किंतु राजनीति विज्ञान की दृष्टि से यह कहना अधिक व्यवहारिक एवं न्याय संगत होगा कि आधुनिक युग में मनुस्मृति की समाज व्यवस्था अपनी उपयोगिता खो चुकी है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक मूल्यों, स्वतंत्रता और समानता के विरोधी है और आधुनिक भारतीय समाज की जटिल एवं बहुलवादी प्रकृति के अनुरूप इसे नहीं माना जा सकता है।